नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का व्यूअर्स। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ सारे मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। इन खबरों के पीछे की कहानी आपको बताने के लिए हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है हर्षवर्धन जी। विजय त्रिवेदी आ चुके हैं। विजय जी बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ अवधेश कुमार जी हैं। अवधेश जी का बहुत स्वागत है। समीर जौगांवकर साहब का बहुत स्वागत है। देखिए, आज की भी सबसे बड़ी खबर तो इजरायल और ईरान का ये लगभग शुरू हो चुका युद्ध ही है। जिस दिन से ईरान ने इजरायल के ऊपर वो लगभग 200 मिसाइलें दागी हैं, उस दिन से पूरी दुनिया बस टकटकी लगाए और दम साधे ये देख रही है कि कब इजरायल बदला लेगा, कब इजरायल जवाबी कार्रवाई करेगा। नेतन्याहू बार बार कह रहे हैं कार्रवाई तो होगी और ऐसी होगी कि ईरान याद रखेगा, लेकिन वो किस किस्म की कार्रवाई होगी। अमेरिका का बयान आया। अमेरिका कह रहा है हम नहीं चाहते कि इजरायल किसी भी सूरत में ईरान के परमाणु हथियारों को निशाना बनाए या परमाणु संयंत्रों को वहां के निशाना बनाए। उसका मानना है कि इससे हालात बेकाबू हो जाएंगे, लेकिन इजरायल किस हद तक जाएगा, वो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को तबाह करने की कोशिश करेगा ईरान के, या वो सीधे सीधे ईरान की टॉप लीडरशिप को निशाने पर लेगा, कोई नहीं कह सकता। इस बीच में हमास के विरुद्ध भी उसकी लड़ाई जारी है। जो हिजबुल्लाह है उसके खिलाफ भी उसकी लड़ाई जारी है। उसके अलावा यमन में जो हौथी विद्रोही हैं उनके खिलाफ भी वो लगातार बमबारी कर रहा है। इस बीच में इजरायल को भी एक झटका लगा। उसकी सेना की कुछ टुकड़ियां जो लेबनान में दाखिल हुई थी, दक्षिणी लेबनान में, उनके साथ जंग में उसके 8 अफसर और सैनिक मारे गए हैं। इसी के बाद एक बयान जारी करना पड़ा नेतन्याहू को कि भले ही हमें इस झटका लगाए, लेकिन जीत इस जंग में हमारी ही होगी। भारत का इस बीच में इस जंग के बीच में क्या रोल है, आपको बता दें कि भारत में ईरान के राजदूत ने खुलकर यह कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईरान के भी अच्छे दोस्त हैं और नेतन्याहू के भी अच्छे दोस्त हैं। वो इस जंग में ईरान को इजरायल को समझाने में एक भूमिका अदा कर सकते हैं, जैसा वो यूक्रेन और रशिया के युद्ध में कर रहे हैं। इसके अलावा विदेश दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं, अमेरिका के दौरे पर, और उन्होंने वहां पर कहा कि किसी देश पर आतंकवादी हमला अगर होता है तो उसे अपने आत्मरक्षा करने का पूरा अधिकार है, लेकिन जब भी वो कोई कार्रवाई करे तो उसमें इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए कि आम जनहानि ना हो, यानी निर्दोष लोग उसमें ना मारे जाएं, कैजुअलिटी कम से कम होनी चाहिए आम लोगों की। ये भारत का इस पूरे मामले पर स्टैंड है। तो जैसा मैंने आपको बताया, अभी तक का अपडेट यही है। बेरूत में अभी कुछ घंटों पहले बमबारी की है। बेरूत लेबनान की राजधानी है और वहां पर एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स पर जो बम गिरा है इजराइल ने, उसमें कुछ लोगों की मौत हुई। उसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं और वो लगातार तैयारी कर रहा है ईरान के खिलाफ किसी बड़े हमले की। इसमें अब कोई शक नहीं रह गया है। और इससे जुड़ी मैं आपको भारत का एक जो हिजबुल्लाह से जुड़ी एक खबर है उसका अपडेट और दे देता हूं। आपने देखा होगा बीते दिनों में देश के कई शहरों के अंदर हिजबुल्लाह और उसके पूर्व प्रमुख हसन नसरुल्लाह जो मारा गया, ईरान, इसके समर्थन में रैलियां निकाली गई थी, कैंडल मार्च निकाला गया था। इसमें अमेठी में, सुल्तानपुर में, लखनऊ में, कई शहरों में ऐसे प्रदर्शन हुए थे। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये प्रदर्शन अमेठी का ही प्रदर्शन है। कैंडल लाइट मार्च यहां पर निकाला गया था, हाथों में तख्तियां लेकर के, हिजबुल्लाह के समर्थन में और हसन नसरुल्लाह को जो मारा गया उसके समर्थन में। यूपी पुलिस ने इस पर कार्रवाई की है। यूपी पुलिस ने यह कहा है कि इस प्रदर्शन के लिए इजाजत नहीं ली गई थी और ऐसे ही और शहरों में जो प्रदर्शन हुए हैं उसमें भी पुलिस कार्रवाई कर सकती है। उनका कहना है कि इन शहरों के अंदर प्रतिबंध लगा हुआ है, 4 से ज्यादा लोग जमा नहीं हो सकते हैं, किसी भी तरीके का जुलूस मार्च नहीं निकाला जा सकता है। इन लोगों ने या इस मार्च के आयोजकों ने इसकी अनुमति नहीं ली थी, इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। लेकिन संदेश यह दिया जा रहा है कि हिजबुल्लाह, ईरान, इनके समर्थन में भारत ने किसी भी तरीके के प्रदर्शन पर, उत्तर प्रदेश में खासकर किसी प्रदर्शन पर, उत्तर प्रदेश की सरकार की सख्त निगाह रहेगी। तो यह आने वाले वक्त में जो है एक ऐसा ना हो कि जगह जगह इस किस्म के प्रदर्शन होने लगे, उस पर रोकथाम करने के लिए शायद यूपी पुलिस ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह कार्रवाई की है। मैं आपको अभी जल्दी से बात सुनवा देता हूं, क्या बोला है इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने, वो कैसी धमकी और चुनौती दे रहे हैं ईरान को। जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति अभी तक जो खुलकर इजरायल के साथ थे, अब शायद वो भी ये चाह रहे हैं कि मामला भाई कहीं हाथ से निकल ही ना जाए, और भारत का रुख स्पष्ट कर रहे हैं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। אני מבקש לשלוח תנחומים מעומק ליבי למשפחות גיבורינו שנפלו היום בלבנון. השם ייקום דמם, יהי זכרם ברוך. אנחנו בעיצומה של מלחמה קשה נגד ציר הרשע של איראן שמבקש להשמיד אותנו. זה לא יקרה, כי נעמוד יחד ובעזרת השם ננצח יחד. נחזיר את חטופינו בדרום, נחזיר את תושבינו בצפון, נבטיח את נצח ישראל.
I called a meeting of the G7 today. We're working on a joint statement all of us agree on, from Japan to France to Germany to etc. And what we're doing in that regard is we're making it clear that there are things that have to be done. And it's obviously Iran has gone way is way off course. We're going to put together a joint statement. Hasn't been done yet. It'll be done before too long, probably by the time we land. And there's going to be some sanctions imposed on Iran. जो बाइडेन कह रहे हैं कि हम ईरान के ऊपर और प्रतिबंध लगाएंगे और इसका देखिए कोई ना कोई आर्थिक पक्ष तो है ही और भारत अछूता उससे नहीं रहेगा। अभी अवधेश जी जो खबर है, कच्चे तेल के दाम 4% ऊपर जा चुके हैं और हमारे यहाँ तो तेल केवल ऊपर जाने ही जानता है, नीचे जाना तो आता नहीं जब तक चुनाव ना हो। तो इसका एक असर सीधा भारत पर पड़ सकता है। इसके अलावा जो पूरा ट्रेड रूट है ईरान चाहे तो उसको रोक सकता है। ये दुनिया में इस बात का खदशा आशंका है। हॉर्मुज बंदरगाह में जी देखिए, चाहे जो भी हो आपको परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। दुनिया की शक्तियां कुछ भी कहे, इस युद्ध में भूमिका निभाने के लिए किसी के लिए इस समय कुछ नहीं बचा है। अच्छा, सच्चाई ये है, क्योंकि कुछ फैक्ट्स देखिए। फैक्ट्स नंबर 1, ईरान इजराइल के एज ए नेशन एग्जिस्टेंस पर पब्लिकली कहता है कि इसका एग्जिस्टेंस ही गलत है। फर्स्ट, उसमें कहीं किसी को कोई डाउट नहीं है जब एग्जिस्टेंस गलत है। लेकिन ईरान का जो लक्ष्य है कि एग्जिस्टेंस को खत्म करने के लिए वो डायरेक्ट अटैक के बजाय वो चाहे यमन में हुती हो, हमास हो और यहां लेबनान में हिजबुल्लाह पर निर्भर करता है। इन तीनों संगठनों की 3 भूमिका है ईरान को लेके। पहला यह है कि ईरान भले बोले कन्फ्रंट करे, उसके लिए आप कन्फ्रंट करो कि वो डायरेक्ट हमसे टसल में न आए। सेकंड है कि ईरान के लिए इनको डेटरेंस बनना है और तीसरा है कि फिर इजराइल पर हमले करते रहना और उनको ये 3 भूमिका रही है इनकी। सीरिया में जब ईरानियन इस्लामिक रिपब्लिकन गार्ड्स के लोग बैठे थे और इजराइल ने वहां अटैक किया, उससे लग गया कि वहां की जो शक्तियां हैं वो डिटरेंस के रूप में भूमिका नहीं निभा सकती हैं। तो इसीलिए अब का सिचुएशन है कि वहां के जो मसूद पेजेस्कियन साहब है, जब उन्होंने कहा है कि ये तो हमारा केवल ये ग्लिम्स था, हमने केवल ग्लिम्स दिखाया है, बाकी हमारा यहां शेष है अभी करना। तो इसमें अमेरिका ने शुरू में जरूर कहा था कि इसमें जो है शांति और युद्ध विराम की बात, लेकिन जब इजराइल ने मारा नसरुल्लाह को तो लगभग सभी कंट्री ने उसको सपोर्ट किया। वो अभी कह रहा है सर कि हम नहीं चाहते कि इजराइल वहां के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला करे। न्यूक्लियर ठिकानों पर देखिए यही कह रहा हूं। लेकिन अमेरिका की नीति दोहरी है। अमेरिका यह भी चाहता है कि ईरान का न्यूक्लियर जो कार्यक्रम है वेपनाइजेशन का वो खत्म हो। ये उनका लक्ष्य, ये ध्यान रखिए। उन्होंने उन जगहों का नाम लिया है, ये नहीं कहा है कि इजराइल रिटेलिएट न करे, इजराइल हमले न करे। न्यूक्लियर पर हमले करने के पक्ष में उन्होंने कहा कि ये हम नहीं चाहते हैं हो। लेकिन आप जानते हैं कि इस समय का जो सिचुएशन हो गया हुआ है कि इजराइल अब मान के चल रहा है कि हमको अगर एग्जिस्ट करना है तो मुझे मालूम है कि ये बेरूत और बाकी जो है ये तो तात्कालिक रूप से है, ये तो उनके प्रॉक्सी हैं, चाहे हुती से हम खिलाफ करें, मेन तो वही है। तो उनके साथ हमको क्या करना है? सर ये तो मतलब वो इजराइल की एग्जिस्टेंस नहीं चाहता, ये तो मतलब हमेशा से ही है ना। ना कि ईरान, देखिए शिया कंट्रीज, देखिए ईरान और सीरिया की तरह कोई दूसरी देश ऐसी भूमिका नहीं निभाता है, ये हमेशा ध्यान रखिए। ईरान और सिया, लेबनान में भी जो साउथ लेबनान है वहां हिजबुल्लाह का गढ़ है और वहां ईरान की भूमिका होती है। मैं ये कह रहा हूं कि ईरान का जनरल मारा गया, ईरान ने कुछ नहीं किया, अभी हसन नसरुल्लाह मारा गया, उसके बाद जाकर के उसने कोई जो है वो कार्रवाई की है। लेकिन उसके बाद वो ये कह रहा है कि हम मामला बढ़ाना नहीं चाहते। हमने हमला किया था, हमने उसका जवाब दे दिया। नहीं, अभी जो बयान, उस रूप का बयान तो पेजेस्कियन साहब अभी कतर गए हुए हैं, आपको पता है। और कतर जो है, ये आपको इस्माइल हानिया भी वही रहता था, तालिबान के हेड सब भी वही रहते थे। कतर एक समय ऐसा कंट्री है जहां जाके अपनी बात मुस्लिम कंट्रीज रखते हैं और वो बेस्ट कंट्रीज से भी बात करता है, दूसरे से भी बात करता है। देखिए इस समय का सिचुएशन जो है इतना इजी नहीं है। मैं वर्ल्ड वार नहीं भी मानता हूं, लेकिन इजराइल ऐसे नहीं मानने वाला है। अब यह है कि इजराइल क्या कर सकता है, क्वेश्चन ये उठता है। सवाल है। हाँ। तो वो तीन प्रकार का मेरी जो समझ बनी है, जो आज हमने नोट्स किए हैं कि इजराइल क्या क्या कर सकता है। पहला तो है कि उनके कन्वेंशनल आर्मी जो है ईरान का, चूंकि इजराइल से कई गुना ज्यादा है, आप अगर करेंगे वो भी मैं बता सकता हूं कभी आगे, तादाद में बहुत ज्यादा है।
तो वो ये हो सकता है कि उनके जो बेसेज है जहां से वो बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करते हैं, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम उनका जो है उनको तोड़ने की वो कोशिश करेगा। दूसरा, जहां उनका टैंक का रिफ्यूलिंग होता है, जो उनकी स्टोरेज है, उन पर अटैक करने की कोशिश करेगा। तीसरा जो है, जो ईरानियन इस्लामिक रिपब्लिकन गार्ड्स कॉर्प्स है, उसके जो सेंटर्स है, बेसेस है, उनको खासकर मिसाइल की बैटरियां रखी हुई हैं, उनको अटैक करने की कोशिश करेगा। और साथ ही साथ जो की इंडिविजुअल्स है प्रमुख इससे जुड़े हुए, उनको करेगा। इकोनॉमिकली क्षति पहुंचाने के लिए जो पेट्रोकेमिकल सेंटर है, जो बंदरगाह है, ये सब वो कर सकता है। 2 दिन हो चुके ईरान के हमले को इजराइल पर। ये तूफान से पहले की खामोशी है या खामोशी कायम रह सकती है? खामोशी कायम रहने के चांसेस कम है, लेकिन एक और फायदा होता है जो हम लोग बार बार चर्चा करते हैं, न्यूक्लियर आर्म्स डेटरेंट का भी काम करते हैं, समझे? मतलब वो एक बड़ा खतरनाक वो भी है, माहौल भी है, और एक खतरनाक चीज भी है जिसके कभी भी दुनिया में इस्तेमाल हो, लेकिन वो डेटरेंट के तौर पर भी काम करता है। ये कोई भी देश उस सीमा तक नहीं जाना चाहता। लेकिन उसके पास हथियार फिलहाल नहीं है, मतलब दुनिया तो यही मानती है कि हथियार नहीं है, वो हथियार बनाना चाहता है, कर सकता है उस पर। और ईरान के साथ भी यही हो रहा है। अभी क्या हुआ कि जितनी वॉर्स अभी चल रही है, अभी आपने पहले गाजा वाला भी देखा, इजराइल और गाजा को लेकर भी, या यूक्रेन और रशिया को लेकर भी, सबको समझ में आ रहा है कि जंग को शुरू करके चलाना, सस्टेन करना बहुत मुश्किल काम है। बिल्कुल। और जैसे अभी बात हुई कि डेटरेंट की, ये जो जितने कंट्रीज हैं जो ईरान के लिए डेटरेंट के तौर पर काम कर रहे हैं, वो इजराइल के लिए डेटरेंट नहीं है। वो तो उसको, हमने, आपको याद है पहले दिन जब लेबनान पर हमला हुआ था, तब भी मैंने कहा था कि ये लेबनान से झगड़ा ही नहीं है, झगड़ा तो ईरान से है। तो वो तो आप एक एंट्री के लिए डेटरेंट की तरह रखा हुआ है, तो उसको तो निपटा दिया, उसको निपटा दिया उन्होंने आगे। और ये जो हुआ लेबनान में, साउथ लेबनान में, जहां पर हिजबुल्लाह का वो है, वो ऐसी घटनाएं तो होती रहती है युद्ध में। कोई ऐसा नहीं है कि कोई भी आदमी कहीं पर नहीं मारा जाएगा, खत्म नहीं होगा। अमेरिका की चिंता भी वही है कि युद्ध को आगे नहीं बढ़ने दिया जाए। हमारी चिंता जो है भारत का, देखिए फर्क समझ लीजिए ना, भारत का फर्क क्या है कि भारत दोनों तरफ स्टेक होल्डर है, इजराइल की तरफ भी और ईरान की तरफ भी। इसलिए हमारी ज्यादा मुश्किल है, ज्यादा दुविधा है, उसके बीच में हम कैसे निकल कर आ सकते हैं। और युद्ध को मैं आप विश्व युद्ध की तरफ जाते हुए तो नहीं देख रहा, लेकिन ये कोई खत्म हो जाएगा, शांति हो जाएगी, विराम हो जाएगा, युद्ध विराम, मुझे अभी ऐसा नहीं लग रहा। अभी सब लोग अपना अपना मौका देख रहे हैं। इजराइल भी देख रहा है जिस तरह से हुआ है, वो फिर से कोई अटैक करेगा तैयारी के साथ, और ईरान किसी भी हालत में चुप बैठने वाला ही नहीं। वो तो इजराइल को समझता नहीं। कल हमारे प्रोग्राम में कई डिफेंस एक्सपर्ट्स आए हुए थे, उनका कहना यह था कि जिस हद तक इजराइल ले जा चुका है इस लड़ाई को, अगर वो ईरान में कुछ तख्ता पलट की कोशिश या कोई बड़ी कार्रवाई नहीं करता तो उसका कोई मतलब नहीं। फिर आपने इतनी बड़ी कार्रवाई की, लेकिन वो तख्ता पलट इजराइल नहीं कर सकता ना उसको। एक दोनों देशों के बीच दूरी बहुत है, वो तो 2000 किलोमीटर है, लेकिन इजराइल तख्ता पलट नहीं कर सकता। इजराइल की जनता कर सकती है, नहीं, जनता भी नहीं कर सकती। इजराइल के बहुत सारे दोस्त हैं जो एवन में घूमते हैं, कहीं और चलते हैं, वो क्या सोचते हैं उस पर तख्ता पलट होगा। नहीं, लेकिन वहां एक पोस्टर दिखा हो सकता है ईरान का, ईरान और अमेरिका का। ईरान के अंदर एक पोस्टर दिखा है सर, 1-2 पोस्टर जो आया है ना, उस पोस्टर में लिखा है कि प्लीज कम ओवरथ्रो खमेनी। ऐसे 1-2 पोस्टर्स वहां दिखे। ऐसा पता नहीं ऐसी सोच वाले वहां पर कितने हैं, वरना तो वहां पर जब रॉकेट ईरान के गिरे या मारे गए इजराइल पर, तो वहां जश्न भी बन रहा था ईरान के अंदर। हाँ, लेकिन सभी शहरों में नहीं है ना, वो सभी शहरों में नहीं है, सभी शहरों में नहीं था। ये जो अभी रूल कर रहे हैं जो लोग शासक हैं, उससे ईरान जो है ना बहुत डेवलप्ड कंट्री एक तरह से रहा था, प्रोग्रेसिव कंट्री रहा एक जमाने तक। यदि 60s और 70s, लास्ट 70s तक आप उसको देखें तो बहुत ही प्रोग्रेसिव मुल्क में से रहा है, और आज की हालत में वो बहुत एक घुटी हुई सांसें ले रहा है। तो कोई पॉपुलर अपराइजिंग हो सकती है क्या? हो सकती है, हो सकती है। सर, आप भारत का रोल समझना चाहते हैं हर्षवर्धन जी इसमें? मैं आज पढ़ा था कि भारत क्या अभी भी तेल खरीदता है, चुनिंदा देश हैं दुनिया के जो तेल खरीदते हैं ईरान से, और हमारी चिंताएं तो ज्यादा फाइनेंशियल मॉनिटरी चिंताएं कि भाई हमारे ऊपर हम जो वहां सैंक्शंस लेंगे वो ईरान कोई कार्रवाई करेगा, भारत में उसका कोई असर नहीं होना चाहिए फाइनेंशियली, होगा भी तो हम उससे कैसे कम से कम नुकसान में बच सकते हैं। एक और दूसरा जो मैं आपको बता रहा था कि भारत में ईरान के राजदूत ने कहा है कि मोदी साहब की एक भूमिका हो सकती है इसमें भी। देखिए, एक तो ये कि मैं भी इस वाले मसले पे एकदम मानता हूं कि मोदी जी की इसमें कोई भूमिका हो नहीं सकती, और उसके आगे मैं इसको सलाह के तौर पर मानिए या जिसको कहें कि हमेशा थोड़ा हर वक्त सद्बुद्धि थोड़ा आगे रख के चलना चाहिए। आज वैसे भी नवरात्रि का प्रथम दिन है, जहां आपकी सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि दोनों के अपने हित हैं,
और दोनों एक ही वंशावली से निकल कर आए हैं, तो हमारी बात सुन लेंगे, मान लेंगे, ये लगभग असंभव है। इजराइल तब भी नहीं माना जब अमेरिका ने, यहां तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति गए और बहुत नाराजगी में गए थे। इजराइल का वो वाला दृश्य याद कीजिए जब वो ढेर सारे, मेरे ख्याल से 1000-1200 लोगों को मार दिया था हमास ने। उसके बाद जब वो बंधक बनाए, वो बंधक अभी भी नहीं छोड़े गए हैं। अब उसके बीच में जब जो बाइडेन गए थे और उनके अमेरिका के जो डिफेंस सेक्रेटरी, रक्षा मंत्री वहां के जो हैं, जब वो गए थे तो बहुत साफ साफ दिखा कि नेतन्याहू किसी भी कीमत पर यहां से बैक करने की स्थिति में नहीं, एक कदम भी पीछे जाने की स्थिति में नहीं। क्यों नहीं है, इसको समझना चाहिए। नेतन्याहू बहुत एग्रेसिव माने जाते हैं, लेकिन ये भारत की राजनीति नहीं है कि यहां नेशनलिस्ट, हिंदू बहुसंख्यक के लिहाज से वो भाजपा काम करती है, कांग्रेस एक अलग किस्म का सेकुलर पॉलिटिक्स करती है। वहां जो नफ्ताली हैं, जो इनके विपक्ष के नेता हैं, वो इनसे भी आक्रामक हैं। वो तो कह रहे हैं कि पिछले 5 दशक में पहली बार हमें यह अवसर मिला है कि पूरे मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल दीजिए। अब आप जरा सोचिए, पाकिस्तान से पूछो, वो मुल्क का ही नेचर है नहीं, लेकिन मुल्क के साथ कई लोग, चूंकि भारत के संदर्भ में जानना जरूरी है ना, ये आप ऐसे समझिए कि अभी बांग्लादेश में जो हुआ था, तो राहुल गांधी जो वो कह रहे थे कि हम केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को बधाई दे रहे हैं, या वो खड़े होते प्रधानमंत्री के साथ और कहते कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है, बांग्लादेश की हिम्मत कैसी, शेख हसीना तो हमारी पुरानी दोस्त है जी, ये समझिए। अब दूसरा क्या है जिसको लोग बहुत चिंता की जा रही है, देखिए अगर इंटरनेशनल ट्रेड रूट पर असर पड़ेगा तो भारत भी उसकी जद में आएगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। लेकिन तेल को लेकर बहुत बड़ी चिंता नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? एक तो वैसे ही पिछले 1 दशक में भारत ने डाइवर्सिफाई बहुत किया है, अलग अलग मार्केट्स खोजिए। दूसरा, रशिया का जो तेल का मार्केट है वो ऑलरेडी भारत के लिए खुला हुआ है। अभी वो उसको तेजी से इसलिए भी करेंगे क्योंकि रूपी में भी, और जिसको हम कहते हैं जो पहले कुछ लेकर देते थे अनाज या कुछ, उस तरफ भी भारत उनके साथ समझौते कर रहा है, जिसमें उनके जो इन्वेस्टमेंट भारत में है वो वाला निवेश वो रूपी के जरिए कर देंगे, तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। तो वो बहुत बड़ी चिंता नहीं है। लेकिन ओवरऑल पूरी जब दुनिया डिस्टर्ब होगी, क्योंकि रशिया यूक्रेन पहले से लड़ रहे हैं, मिडिल ईस्ट पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, अमेरिका भी कुछ न कुछ नए सैंक्शन लगाएगा, चले उसका खामियाजा भारत भी भुगतेगा। अभी भी 2.25% के आसपास हमारे तो खामियाजा फिलहाल वो लोग भुगत रहे हैं जिन्होंने ईरान और हिजबुल्लाह के समर्थन में प्रदर्शन किए थे। मैं आपको जो बता रहा था, यूपी में कई जगह प्रदर्शन हुए, भुगतना ही चाहिए। अब ऐसा आपकी राय है, बहुत से लोगों को लगता है कि नहीं भाई ये क्या बात हुई, अब आप प्रदर्शन भी, अब आप किसी साइलेंट मार्च भी नहीं निकाल सकते। अमेठी में ये प्रदर्शन हुआ था, उसकी तस्वीरें दिखा दीजिए जरा, कैंडल मार्च, ईरान के समर्थन में, हिजबुल्लाह के समर्थन में। उस पर पुलिस ने कार्रवाई की, 8 लोगों को उसमें हिरासत में ले लिया गया है। जो कानूनी वजह बताई गई वो ये कि भाई इन्होंने इजाजत नहीं ली थी। ये तस्वीर आ चुकी है उन सब लोगों की जो आयोजनकर्ता भी होंगे इसमें कैंडल मार्च के। अब यहां पर फिर 2 पक्ष हैं कि भाई एक शांतिपूर्वक मार्च जिसमें कोई हल्ला हंगामा नहीं था, हाथ में तख्ती लिए, मोमबत्ती लिए, शांति से लोग अपना एक प्रोटेस्ट दर्ज करा रहे थे, पुलिस ने पकड़ लिया इन लोगों को। गलत या सही? समीर जी, नहीं, ठीक किया पुलिस ने पकड़ के, ठीक किया, बिल्कुल ठीक किया। भाई किस संदर्भ में आप तख्ती लेके निकल रहे हो, किस संदर्भ में आप प्रदर्शन कर रहे हो, क्या यह घटना क्या भारत में घटी है, क्या इसमें भारत का कोई हित है, क्या भारत में रह रहे नागरिकों का वहां कोई समस्या है? तो ये जो खास वर्ग है जिसने लखनऊ के अंदर रैली निकाली, जिसने कहा है कि कल शुक्रवार है, कल केरल के अंदर ये मैसेज चल रहा है कि केरल के अंदर कल 2 से 2.5 लाख लोग इकट्ठे होने वाले, अच्छा, हाँ, नसरुल्लाह के समर्थन में। और कहा जा रहा है कि कल केरल के अंदर जो 12 बच्चे जन्म लिया उनका नाम नसरुल्लाह रखा गया है। अच्छा, 12 बच्चों का नाम नसरुल्लाह कल रखा गया है। तो जब केरल में इतना नसरुल्लाह के प्रति अगर सद्भाव है, वहां व्हाट्सएप पर मैसेज चल रहा है कि शुक्रवार की नमाज के बाद वहां पर हमें इकट्ठा होना है और इजराइल को बताना है कि नसरुल्लाह गया है, लेकिन अभी और नसरुल्लाह पैदा हो रहे हैं, इजराइल बचेगा नहीं। तो जब इस तरीके से, और जब वहां की सरकार शांत हो, केरल की सरकार, या तो केरल की सरकार उनको मौन समर्थन दे रही है वहां पर, कानून में ऐसा है कुछ नहीं ना कि आप रोको उनको प्रदर्शन करने नहीं, लेकिन उसका संदेश क्या है? संदेश क्यों दिया? सरकार ने प्रदर्शन को तो नहीं रोका, प्रदर्शन को गलत इसलिए की इजाजत नहीं ली। वो तो उसके पीछे जो मैसेज देना चाह रहे हैं, प्रदर्शन का नाराजगी नहीं है, उसके पीछे जो सेंटिमेंट जो बना रहे हैं, उसके पीछे जो मैसेज देना चाह रहे हैं। और इजराइल में आके तो वो कुछ करेंगे नहीं, वैसा ही जैसे बुलडोजर करेंगे, क्या कैसे बुलडोजर चलता है वैसा ही है ये। इस बात से मैं सहमत हूं, अतिक्रमण के नाम पे बुलडोजर चलाया नहीं, लेकिन ये लोग इकट्ठे होंगे, अगर 1-1.5 लाख इकट्ठे होंगे कल केरल के अंदर, तो ये तो कोई इजराइल के खिलाफ लड़ने नहीं जाएंगे। या कहां लड़ाई लड़ेंगे? वो अपने आस पड़ोस में लड़ाई लड़ेंगे, अपने आसपास के प्रदेश में लड़ाई लड़ेंगे, अपने देश के अंदर जो राष्ट्रवादी लगे उनसे लड़ाई लड़ोगे। समीर जी, उनका इसको ही थोड़ा बोल्ड करिए।
आप जो कुछ कर रहे हैं उस प्रदर्शन से किसी को कोई ऐतराज है ही नहीं भाई। हमारे देश में हर जिला कचहरी के पास, देश में जंतर मंतर, राजधानियों में अलग अलग जगह पर ऐसे प्रदर्शन होते रहते हैं। लेकिन जहां पर आप समाज में वैमनस्य पैदा कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि सिर्फ उसकी वजह से, अरे भाई सरकारें यही तो होता है, नियम कानून किस दिन के लिए होते हैं? इसी दिन के लिए होते हैं कि आप उनका उपयोग करें और जहां स्थिति बिगड़ने की आशंका दूर दूर तक भी दिख रही हो उसको राइट टाइम कर दे। इसीलिए तो सरकारें होती ना। नियम कानून क्यों वैमनस्य फैलेगा कैसे? देखिए गुस्सा आएगा। अगर किसी को भी ये कहते हुए सुन रहे हैं कि हिजबुल्लाह उसकी जान और शान है, यहां सोशल मीडिया पर आप ये सुन रहे हैं कि इजराइल के पक्ष में जो लोग खड़े हैं वो सब हत्यारे हैं, शब्द जो बोल रहा हूं यही बोला जा रहा है। जो इजराइल के साथ खड़े हैं वो सब के सब मोदी भक्त हैं। अब यहां तक ले आया मैं आपको। अब मोदी का नाम आने के बाद भी पूछने की जरूरत है किससे किससे संघर्ष होगा। मुस्लिम इलाकों में गली गली में मस्जिद में नारे लग रहे हैं। तो यही तो गलत है ना। सरोज कल अगर हर जगह लगना, हर मुसलमान लगाने लगे तो हम उसको सही माने। अगर कल केरल में जो इकट्ठे होंगे लाख 1.5 लाख 50,000 इकट्ठे होंगे, नारेबाजी करेंगे, एग्रेशन आएगा, इनके अंदर गुस्सा आएगा, तो इजराइल तो जाएंगे नहीं लड़ने के लिए। इनकी इतनी ताकत और हैसियत तो ही नहीं, तो गुस्सा कहां निकालेंगे? एक गुस्सा तो अपने पड़ोसी पे निकालेंगे ना। और पड़ोसी पे किस पे निकालेंगे? जब उनको लगेगा कि ये इजराइल का समर्थक है या ये मोदी समर्थक है, माहौल तो यहाँ का खराब होगा। लेकिन मैं भी समर्थक नहीं हूं उसका। जैसे आप कहेंगे कि तुलना नहीं हो सकती, वो तो मोनार्की है, हम डेमोक्रेसी है। सऊदी अरब ने कह दिया कि नथिंग डूइंग साहब, ऐसा कोई प्रदर्शन आप फिलिस्तीन के लिए नहीं निकालोगे। अगर कोई सरकार ये कहे, राज्य सरकार आगे आकर के इस मुद्दे पर हम किसी प्रदर्शन की अनुमति नहीं देंगे, क्लियर कट बात करनी चाहिए, सीधी सीधी। वही तो बात ये नहीं ना कि साहब एसएचओ कह रहा है कि नहीं आपने हमसे 144 आपने में कागज नहीं दिया था। 144 नहीं है। देखिए ये इशू दुनिया में टेररिज्म के खिलाफ फाइट करने का है। कोई किसी के घर में अटैक करके, कल भी जो हमास ने अटैक करके 12 निरपराध लोगों को मारा है, इजराइल के साथ अब फाइट कर रहे हैं और उस पर खुशियां मनाई गई है जगह जगह। तो ये तो टेररिज्म को अगर एक रूप से देखें तो ईरान धीरे धीरे टेररिस्ट एक्टिविटीज को, किसी कंट्रीज में आप डायरेक्ट फाइट होती है अलग बात है, आप अगर प्रॉक्सी खड़ा करते हैं हुती को, आप हमस को खड़ा करते हैं, आप हिजबुल्लाह को खड़ा करके वहां अटैक कराते हैं, उनके लोगों को मरवाते हैं, तो ये तो एक प्रकार से। अब ये आप बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अब भारत कोई ऐसे नॉन स्टेट एक्टर्स किसी स्टेट में पैदा कर सकता है? ये संभव है? जो हम लोग बहुत नॉर्मल चीजें देख रहे हैं कि ईरान कहां बैठा हुआ है, वो पैदा कर रहा है यमन में कि जाके लड़ो, वो सीरिया में पैदा कर रहा है कि लड़ो। क्या डर है आपको? वो फिलिस्तीन में यहां डर किस बात का डर है? नहीं, यहां इस बात का डर है कि जो कुछ दुनिया में हुआ है उससे प्रेरणा लेके बड़े मुस्लिम कंट्रीज के अलावा एकमात्र भारत था जहां से आईएसआईएस में भर्ती होने वाले सबसे ज्यादा संख्या में बच्चे जा रहे थे। और यहां केरल से लेके महाराष्ट्र सब जगह से वो पकड़े जा रहे थे। भारत एक समय आतंकवाद, चाहे वो बोस्निया में बैठा हुआ आदमी था जो आतंकवादी लड़ रहा था, वो भी कहता था कि हमारा इंडिया है, जिन देश जगहों का नाम लेता था इजराइल के साथ, कश्मीर वहां है। जो तालिबान लड़ रहा था वो सोचता था कि कश्मीर वहां। दूसरा नहीं, दो बातें इसमें और है। ईरान ने 2019 में अपने प्रॉक्सी से अरब कंट्रीज में हमले करवाए। सऊदी अरब में, सऊदी अरब हमारा फ्रेंड है, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, लेकिन पीछे इसी साल आपको याद होना चाहिए कि ईरानी सैनिकों ने वहां बम्बार्डमेंट किया पाकिस्तान के कुछ क्षेत्रों में कि इनके टेररिस्ट हमारे यहां आ रहे हैं और मार रहे हैं। तो ये जो ईरान के बारे में हम एक धारणा बना करके, ईरान एक प्रकार से वर्ल्ड में टेररिज्म एक्सपोर्ट करने वाली मायने में कंट्री है, लेकिन इतना जटिल है कि भारत में इस पूरे युद्ध को लेकर के कोई एक पक्ष अगर अपने आप को जुड़ा हुआ पाता है तो वो प्रदर्शन करे ना करे, गलत है या सही? नहीं, मैं तो ये पहले 4 दिन से पूछ रहा हूं आपसे कि भारत सरकार की क्या भूमिका है, भारत सरकार का स्टैंड क्या है, पहले ये तय हो, उसके बाद इस पर बात की जाए। और हम लॉ एंड ऑर्डर को लेकर तो इतने चिंतित होते हैं कि वो लद्दाख में कहीं लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ना हो जाए तो सोनम वांगचुक को यहाँ गिरफ्तार कर लेते हैं। तो हम लोग ज्यादा चिंता करते हैं लॉ एंड ऑर्डर, हिरासत में पुलिस नॉर्मल लेती है। टेक्निकल बात मत कीजिए, टेक्निकल कैसे हम लोग भी जाते हैं, रिटेन कर लीजिए। तो अभी पहले ये तो तय हो, 5 दिन में भारत सरकार ने क्यों नहीं तय किया कि उसकी भूमिका क्या है? वो तय कर दे कि भाई जो ईरान है वो हमारा दुश्मन देश है, या एक्टिविटी जो हो रही है उसके साथ हम नहीं है, नसरुल्लाह के साथ हम नहीं है। ऐसे प्रदर्शनों पर, नारेबाजी पर आपको ऐतराज नहीं है कोई? शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर मुझे कोई ऐतराज नहीं है। ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री ने इस पर आपको अगर छोटा बस 2 लाइन में, भारत सरकार कैसे अपना पक्ष तय करे? भारत सरकार के प्रधानमंत्री जिनको हमने चुनकर भेजा है, उन्होंने साफ साफ जब इजराइल पर हमला हुआ, हमास का आतंकवादी हमला हुआ 7 अक्टूबर 2023 को 1200 लोग मारे गए, तो साफ साफ कहा। और अभी फिर
फिर से भारत सरकार के उत्तर प्रधानमंत्री ने प्रदेश में कहा, बीजेपी की अब सरकार है, उसके आपने बाद देखा अगर उत्तर आपको प्रदेश अलग से स्टैंड चाहिए तो कौन सा स्टैंड? नहीं, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, मैं सरकार ने तय किया आपने कि कहा ये कोई रुख प्रदर्शन नहीं तय हुआ किया था। है। मैं आपको नहीं तय भारत किया के ना, सरकार प्रधानमंत्री बोले- भारत के ईरान ने जो प्रधानमंत्री कहा। के 2 स्टेटमेंट बता रहा हूं सर। कोई विदेश स्टेटमेंट नीति नहीं के है, मामले में अगर भारत सरकार कुछ कह रही तो उससे इतर कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। और अगर भारत इजराइल सरकार कुछ कह नहीं पर रही। आतंकवादी हमला हुआ, उसके पक्ष में जो लोग खड़े हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, बिना किसी संकोच के होनी चाहिए। बिल्कुल यूपी में ठीक हुआ है। नहीं, यूपी में तो कुछ हुआ ही नहीं, आपको यही तो मैं समझा रहा हूं। यूपी में कुछ हुआ ही नहीं, सरकार की हिम्मत ही नहीं। नहीं, मैं वही कह रहा हूं, आप जो चाह रहे हो वो भी हो जाना चाहिए। मैं तो बताइए नहीं आप, कह रहा वो भी होगा, होना चाहिए। वो आप जो कह रहे हैं मैं आपसे सहमत हूं, और होना ये चाहिए। सरकार तय कर ले कि भी प्रदर्शन पर रोक लगानी है तो रोक लगाए ना। चलिए, अच्छा, ठीक है, ठीक है, इस पर हम लोग आगे भी बात कर सकते हैं, क्योंकि मामला अभी तो थमने वाला ये है नहीं।